जैसा मैंने बोला था कि ये 7th क्वेश्चन हम अभी करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा डिफरेंट है। अभी तक हमने क्या किया, जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से डील की उन सभी में क्या था, एक वेरिएबल था, एक कांस्टेंट था और उनको हम आसानी से सॉल्व कर रहे थे। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या होता है, हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि इसमें कोई भी नंबर ही नहीं लिखा, कोई भी जितने भी कोफिशिएंट है वो भी वेरिएबल है, अब कैसे होगा, इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे मन में एकदम से डर वाली फील आ जाती है। तो डर वाली फील को तो पहले कभी भी मैथ्स करते टाइम अपने अंदर आने मत दो। मैथ्स से इजी कोई चीज नहीं है। मैथ्स अकेला ऐसा है जिसमें हमने बचपन से लेके जो भी पढ़ा है ना, वही मल्टीप्लाई, वही ऐड, वही सब्ट्रैक्ट करके कैसे भी करके आप आंसर निकाल सकते हो। किसी और सब्जेक्ट में कभी नहीं निकाल सकते। उसमें तो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसका सेम आंसर आपको लिखना पड़ेगा। मैथ्स में आपकी जितनी बेसिक्स हैं, जितने बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उतने आपको काम लिखने हैं। और रही बात की कोई क्वेश्चन देख के डर गए तो वो तो सबसे बेकार है। मैथ्स से इजी कोई चीज नहीं है। आपने देखा यहाँ नंबर नहीं है और आप डर गए तो आपको टफ लगने लगा। अब इसी चीज को आप थोड़ा सा अगर अपने मन में सोचो कि क्या हुआ, नंबर नहीं लिखे तो वो काम कर लेते हैं जो नंबर की जगह लिखे हुए हैं। यानी कि जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, हमने सीख तो लिया ही थे कि इसके मेथड कौन कौन से हैं। एक ग्राफिकल मेथड था, दूसरे अलजेब्रिक मेथड थे जिनमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। तो अलजेब्रिक कोई भी मेथड ले लेंगे, इसके लिए ग्राफिकल बस नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास में कांस्टेंट नहीं है। अब कोफिशिएंट कांस्टेंट होते तभी तो ग्राफ बनाते हम। तो अब इसके लिए मान लो कि हम एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहते हैं। अब कैसे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? एलिमिनेशन मेथड कहता था कि x का जो कोफिशिएंट यहाँ है उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, जो यहाँ है उससे इसको मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो वही काम आपको यहाँ करना है। x और y तो अपन को सॉल्व करने हैं, तो ये x और y को तो अपन कुछ नहीं करेंगे। अब x का कोफिशिएंट q है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट p है, तो इसको इक्वेशन 1 लिख दो, इसको इक्वेशन 2 लिख दो और जब सॉल्व करना शुरू करो तो क्या कर दोगे? देखते हैं ना कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अब इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं हम? q से, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? q। तो इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करोगे? q से। और यहाँ पे इक्वेशन 2 किससे मल्टीप्लाई करोगे? p से। तो जब मल्टीप्लाई करोगे किससे? फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे q से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? p से। ठीक है? तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया pqx प्लस q स्क्वायर y इज इक्वल टू pq माइनस q स्क्वायर। मैंने क्या किया? इस q का इस p हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया। वो तो कोई टफ काम नहीं है ना। p इंटू q, pq बन गया, q इंटू q, q स्क्वायर, p इंटू q, pq, q इंटू q, q स्क्वायर। सिंपल। अब इसमें आप इसे ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, ये भी बनेगा pqx माइनस p स्क्वायर y इक्वल p स्क्वायर प्लस pq। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, हमें मालूम है एलिमिनेशन मेथड में हम इन सब के साइन चेंज करके इनको सॉल्व करते हैं। साइन चेंज कर दिए मैंने, वही काम है, बहुत आराम से करो। और लोग कहते हैं ना कि इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो बहुत दिक्कत आ रही है। कांस्टेंट नहीं है, बहुत आसान है, कैलकुलेशन का काम ही खत्म हो गया। ना ऐड गलत होगा, ना सब्ट्रैक्ट गलत होगा, कुछ नहीं होगा। वेरिएबल्स हैं और देखने में एक मिनट में सेम दिख जाते हैं। जैसे ये pqx ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, हो गया काम। अब ये दोनों q स्क्वायर y और ये प्लस का p स्क्वायर y। तो जब लॉन्ग डिवीजन सीखा था तो सबको मालूम है ये दोनों y की टर्म है तो y तो रहेगा ही।
और इनके साथ ये जो लिखे हैं वेरिएबल्स ये भी एज इट इज लिख दो, क्योंकि ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहे। अब आप इस वाले पार्ट पे आए। इस वाले पार्ट में देखो ये पी क्यू है और ये माइनस पी क्यू है, तो ये ऐसे कैंसिल कर दो। कर दिया। अब यहाँ से क्या बची टर्म? नेगेटिव क्यू स्क्वायर, और यहाँ से क्या बची? नेगेटिव पी स्क्वायर। आप सॉल्व करना कंटिन्यू रखो। मेरे ख्याल से सबको आंसर दिख रहा होगा कि अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो y की वैल्यू निकल आई। बताओ है इजी? कुछ खास मेहनत लगी नहीं, y की वैल्यू निकल आई। अब इसी को हम कंटिन्यू कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब हम लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to -1 इन इक्वेशन। अब हमारी चॉइस है हम किसी में भी रख लें। तो अगर हमने इक्वेशन 1 में रख लिया तो हम सॉल्व करना शुरू करें। तो ये होगा px प्लस q इंटू -1 इज इक्वल टू p माइनस q। अब देखो ये कैसे सॉल्व हो रही है फटाफट। ये हो जाएगा नेगेटिव q इज इक्वल टू p माइनस q। माइनस q से माइनस q कैंसिल, ये आ गया px इज इक्वल टू p, x इज इक्वल टू p बाय p, p से p कैंसिल, x की वैल्यू 1 और अपना बोर्ड के अकॉर्डिंग x आ गया 1, y इज इक्वल टू -1। कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखो 7th का ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को भी आप चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, अपने कॉपी पेन साथ में होंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, यहाँ पर इक्वेशन 1 और अब हम थोड़ा लैंग्वेज को नहीं लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में x का कोएफिशिएंट क्या है? a। तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a से। फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? b से, और मल्टीप्लाई करके हम इनके रिजल्ट्स को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा abx प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू bc। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। ये आ गया abx प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू a प्लस ac। ठीक है। ये करने के बाद आपको मालूम है इनको अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर देना सबके, ये कैंसिल कर देना। देखते चलो सेम फॉर्मेट है, कोई बड़ा काम नहीं है, मैं वही कर रही हूँ। ये y के कोफिशिएंट्स हैं तो y एज इट इज। ये बच गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये मैंने जल्दी से यहाँ पे लिख दिया। अब इक्वल में थोड़ी सी दिक्कत आई कि ये bc a और ac ये तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये आपस में ना ऐड होंगी ना सब्ट्रैक्ट होंगी। तो हमारा काम क्या होगा? हम इन सबको एज इट इज लिख दें। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो हमारी कैसी आ गई? bc माइनस a माइनस ac डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अब इसको अपने को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। Substituting value of y in equation 1। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू रखो और टेंशन फ्री रखो के काम करो। ये मत सोचो ओ ये वैल्यू ऐसी आ गई, सही है कि नहीं है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जैसी भी आ रही है हमको सॉल्व करना है। और इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं रहता कि कैंसिल ही होगी कि नहीं होगी, कैसे होगा नहीं होगा, काम अपना करें। ठीक है, आपने ये वैल्यू रख दी यहाँ पे y की। रखने के बाद में अगला स्टेप, ये जो b है हमारा, इससे हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर c माइनस ab माइनस abc डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब क्या करोगे?
ये कांस्टेंट टर्म है, इसको दूसरी साइड ले जाओगे, ये ax इज इक्वल टू सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो अपन 1 लिखेंगे और फिर हम अपने राइट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हमें दिख रहा है 1 और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एलसीएम तो यही आएगा। अब आप इसको इस मल्टीप्लाई करो तो ये आपका क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी। अब यहाँ लगा है माइनस, यहाँ पे काम बहुत ध्यान से करना कि ये माइनस लगा है तो इन सबके साइन हमको चेंज करने हैं। तो ये होगा माइनस बी स्क्वायर सी और ये हो जाएगा प्लस ए बी और ये आपका हो जाएगा प्लस ए बी सी। ओके, अब ये बी स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सारा का सारा ऐसे ही लिख देंगे, माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए। अब ये जो a मल्टीप्लाई का है ये डिवाइड में जाएगा और यहाँ पर हर एक टर्म में a हमको कॉमन दिख रहा है। पॉजिटिव टर्म अगर हम पहले लिखना चाहें तो ये a कॉमन आ गया। अभी हमारे पास में ये आएगा माइनस ए सी प्लस बी प्लस बी सी, ठीक है। और अपॉन में ये a डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर माइनस ए। दो काम हमने एक साथ किए हैं, यहाँ से a कॉमन लिया है और ये a डिनोमिनेटर में ले गए हैं, ये कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई। मैं पॉजिटिव टर्म पहले लिख रही हूँ, बी सी प्लस बी माइनस ए सी अपॉन s। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि हम अपनी ये टर्म पॉजिटिव पहले लिखें, पर कई बार क्या होता है इक्वल के साइड से अपन माइनस लगाते हैं ना तो टीचर्स नहीं देख पाएंगे या अपन ही सब्स्टिट्यूट करते टाइम दिक्कत कर दे, तो इसलिए ये चीज हम लोग कर। अब देखो थर्ड वाला पार्ट, इसको करने के लिए मैं ट्रिक बता दूंगी तो लोग बाकी का पूरा सॉल्व कर देंगे। अब इसमें क्या दिख रहा है, ये तो वैसी ही इक्वेशन है जैसे फर्स्ट और सेकंड में थी, ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है तो ये वाली को हम जैसे नंबर्स के साथ करते थे सेम एज यहाँ पे करेंगे कि हम यहाँ पर इसको पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो। एलसीएम आएगा ए बी तो ये क्या बन जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आएगा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू ए बी अगर हम करते भी हैं तो 0 इंटू समथिंग फिर 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमारी ये गिवन ही है। इसके बाद कैसे करना है ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोग सीख ही चुके हैं, तो अब ये वाला पार्ट आप लोग करना। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, ठीक है। हमारी ये पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इक्वेशन 1 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 लिख देंगे। 3 और 4 हमने कैसे बनाई है, हमने a से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है तो a इंटू बी किया तो a भी x बन गया और a इंटू a किया तो a स्क्वायर y बन गया। यही रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा है और ये हमारी इक्वेशन 3 है। फिर हमने सिमिलरली ये b को पूरे इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया हर एक टर्म से और ये हमारे पास में रिजल्ट मिल गया ए बी एक्स बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट किया इसमें से इक्वेशन 3 में से। तो हम जानते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को ये वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो हमने इक्वेशन 4 के साइन चेंज कर दिए। फर्स्ट टर्म जो हमारी थी वो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई। अब हमारे पास में रिमाइंडर क्या आ गया, ये दोनों माइनस ए स्क्वायर वाई और माइनस बी स्क्वायर वाई, और राइट हैंड साइड में अपने पास में आ गया माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाई कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और राइट हैंड साइड में माइनस बी कॉमन आ गया तो हमारे पास में क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब y की वैल्यू निकाल दी हमने यहाँ पे, इससे डिवाइड किया, नीचे आया ये, तो ये पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल कर दिया, तो y का आंसर आ गया b। अब हमने सब्स्टिट्यूट की y इज इक्वल टू b, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन ध्यान है ना अपनी कहाँ पे है, जो हमने सबसे पहले बनाई थी, इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये bx माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 बन गया, y को रिप्लेस किया b। अब ये b से b कैंसिल हो गया, x की वैल्यू a आ गई, और बोर्ड के अकॉर्डिंग हमने अपना आंसर लिख दिया, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। ओके, समझ में आ गया।